आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। 107.8 एफएम आपको आज हम मिलवाने जा रहे हैं 177 साल पुरानी उस यादों से, और उन यादों के साथ कैसे जिंदगियां पाँच पाँच पीढ़ियां न केवल अपनी परंपराओं को पोषित करने में, आगे बढ़ाने में, बल्कि भारत की जड़ों से खुद को जोड़े रखने में निरंतर वाबस्ता हैं। और आज हम मिलवाएंगे एक ऐसे मेहमान से जो हमारा ख़ास है, अपना है, अपनी जड़ों से निकलकर उनकी पीढ़ियां बाहर गईं, लेकिन आज भी उन जड़ों से वो उसी तरह गहराई से जुड़े हुए हैं और अपने रिश्तों को हमसे ज़्यादा बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे सत्यनारायण बालकिरण सिंह जी हमारे बीच में हैं, जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं और साथ में आप ट्रिनिडाद में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर आपने भूमिकाएं अदा की हैं। और इतना ही नहीं, आप कथक और कुचिपुड़ी के भी अच्छे जानकार हैं, और कथक तो आपने बाकायदा भारत में सीखी, और केवल सीखा ही नहीं, इसे बढ़ाने की भूमिका को भी निरंतर अपनाए हुए हैं। और ट्रिनिडाद में आप कथक के प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र का संचालन भी कर रहे हैं। और आपके साथ एक दूसरी मेहमान जो हमारे साथ हैं, वो पाश्चात्य इतिहास और उसकी विशेषज्ञ, अध्येता और विद्वान डॉक्टर अर्चना तिवारी जी हमारे बीच में, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के जो पाश्चात्य इतिहास विभाग है उससे हैं। आपका स्वागत अब दोनों मेहमानों का। और आज संवाद को हम शुरू करते हैं, और ये कार्यक्रम है विमर्श। आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो जयघोष में स्वागत है, और मोस्ट वेलकम हियर इन इंडिया फ्रॉम ट्रिनिडाद। एंड डेफिनेटली वी वांट टू नो that what you feel about India in Trinidad, and what you experience in India about the feelings of Trinidad. Thank you, sir, for having me, and thank Most you, welcome. Yeah. Dr. Tiwari, for organizing this Vimarsh. get together so that we can talk about Yeah. issues of mutual understanding. The question that you have posed are two. They are very interesting, but they have long answers. 177 years long. Yes. Immigration, indentureship, girmitya, contract labor began in the Caribbean in 1838 to Guyana. Then in 1845, the first boat, right, the Fatal Razak, arrived with 225 people from India. And from 1845 to 1917, when indentureship was disbanded, it was legally disbanded in 1920. It took 3 years for the stopping of the movement to the legal termination. Trinidad saw over 147,000 Indians coming from India to Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago is a republic comprising 2 islands. Trinidad, which is the bigger island, and Tobago, the small islands. So most of the Indians came to Trinidad. Most of them came तो to साथियों, Trinidad. मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो गिरमिटिया समाज है, वो एग्रीमेंट के ज़रिए जो ब्रिटिशर्स थे भारत में, वो यहाँ से लेकर के गए थे, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य जो राज्य हैं वहाँ करके के जो भी लोग थे उस समय ले जाए गए थे, हज़ारों की तादाद में। तो मैं चाहूँगा कि उस पूरे जो दौर रहा है उसके बारे में प्रोफेसर अर्चना तिवारी थोड़ा और हम लोगों को रोशनी कर दें, ताकि हम लोग, हमारे जो श्रोता हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि आज हम जिस गिरमिटिया समाज की बात करते हैं, हम बहुत कम जानते हैं, जबकि जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने ज़्यादा हैं, दूर हैं, लेकिन ज़्यादा करीब हैं। थैंक यू सो मच सर, यहाँ बुलाने के लिए। जैसा कि आपने खुद ही अपना विमर्श शुरू किया कि इतिहास की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, और सर उसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। सर ने बताया कि 1838 में सबसे पहले हमारे गिरमितिया भारतीय जो थे वो गयाना गए। इसके पीछे थोड़ा सा हमें और जाना पड़ेगा। 1833 में ब्रिटिश एम्पायर में, यानी ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से की जितनी भी कॉलोनीज़ थी, उपनिवेश थे, सब में दास प्रथा जो थी वो समाप्त कर दी गई।
अब जब दास प्रथा समाप्त हो गई तो वहाँ पे जो अंग्रेज प्लांटर्स थे उनके खेत थे। ज़्यादातर खेतों में उस समय आपके शुगर केन यानी गन्ने की खेती होती थी। जैसे ही दासों को पता लगा कि इंग्लैंड में एक कानून बना है कि अब दास प्रथा समाप्त हो रही है, यद्यपि उसमें दिया हुआ था कि वो 5 साल की अप्रेंटिसशिप होगी, वो एकदम से खेत छोड़कर नहीं भागेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि ऐसा कोई कानून पास हुआ है, उन्होंने एकदम उन खेतों पे काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए वो गन्ने के खेत, वो प्लांटेशन जो थे, वो उनकी दास्ता की एक बहुत बड़ी सिंबल थे। वो उससे बिल्कुल भाग जाना चाहते थे। मतलब एक ऐसा उनके अंदर फीलिंग थी कि हम कुछ भी काम कर लेंगे, हम गन्ने की खेती में काम नहीं करेंगे। अब इस समय जितने प्लांटर्स थे वो सब हम जानते हैं कि बहुत ही समृद्ध थे, उनके ब्रिटिश पार्लियामेंट तक भी पहुंच थी। तो उन्होंने वहाँ पे एक गुहार लगाई कि हमारे खेत चौपट हो रहे हैं, खेती बर्बाद हो रही है और हमें नए कर्मकारों की, हमें नए खेतीहर मजदूरों की इसमें आवश्यकता है। 1833 अगर आप देखें तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिश के कब्ज़े में आ चुका था और 1857 तो हम जानते हैं, उसके बाद तो हमारा उत्तर भारत पूरा उनके कब्ज़े में था। तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से अंग्रेज़ों ने ये देखा कि हाँ, भारत एक ऐसा उपनिवेश बन सकता है जहाँ से हम मज़दूरों को इन जगह पे खेती करने के लिए भेज सकते हैं। इसमें एक और इशू जुड़ के आता है कि ये वो समय था कि जब भारत के सभी समुदाय में समुद्र पार करना माना जाता था कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये इन लोगों को स्पष्ट रूप से ये कभी नहीं कहा गया कि हम आपको ट्रिनिडाड भेज रहे हैं, फिजी भेज रहे हैं, मॉरिशस भेज रहे हैं। किसी भी जगह का नाम वैसे बताने का कोई मतलब भी नहीं था। ये लोग जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे, वो समझ भी ना पाते। बस इनसे कहा जाता था कि कलकत्ता तक जाना है। जब कलकत्ता ये लोग पहुंचते थे तब इनके समझ में आता था कि नहीं, यहाँ तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, अब तो उन्हें समुद्र भी पार करना है। अगर उस स्थिति में कोई मना करता था तो कहते थे हमने इतने दिन आपको 10 दिन 40 दिन जितने दिन हैं हमने आपकी खिलाई पिलाई की है, आपको कपड़े इत्यादि हमने प्रोवाइड किए हैं, तो आप इसका खर्चा दे दीजिए। नेचुरली वो लोग उसका खर्चा नहीं दे सकते थे। उनको सरकार का भी भय दिखाया जाता था कि ये माई बाप का आदेश है, और वो लोग जो थे फिर उनको मजबूर होके इन जहाज़ों में बैठ के इतने दूर दूर जाना पड़ता था। जब वो वहाँ पहुँचते थे तो देखते थे कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ उनकी संस्कृति की कोई छाप तक नहीं है, और अब उनकी इनफैक्ट स्थिति बहुत ही ख़राब होती थी, क्योंकि उन्होंने किसकी जगह ली है? दासों की जगह ली है। एक्चुअली वो दास ही थे, बस केवल एग्रीमेंट पे थे। बस एग्रीमेंट था। और यहीं से सर एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे कि एग्रीमेंट का जो अपभ्रंश हुआ, जो इसका बिगड़ा हुआ रूप था, वही गिरमित था। तो इसीलिए इन भारतीयों को गिरमित नाम दिया गया है। ये 5 साल की एक करार होता था जिसमें ये कहा, इनिशियली ये कहा गया था कि 5 साल के बाद उनको बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के भारत लौटा दिया जाएगा, लेकिन ये लोग मेहनतकश थे तो देखा एक नया कंडीशन बना दिया गया कि अगर ये 10 साल तक लगातार रहेंगे तब ये भारत वापस आ सकते हैं। भारत की स्थिति हम उस समय इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिनिडाड का है कि 1845 से 1917 तक वहाँ भारतीय रहे। हम जानते हैं कि उस समय भारत की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो एक बार ये लोग वहाँ पहुँच गए तो इनको कुछ लगा कि हम यहाँ भारत से कुछ बेहतर कर सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति शायद अच्छी हो सकती है। इसका एक बहुत बड़ा हमें प्रमाण मिलता है, जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि करीब 2/3 भारतीय जो थे वो वहीं रुक गए, मात्र 1/3 वापस आए। स्थिति ये होती थी कि कुछ जब वापस आते थे तो उनके साथ जो है पंडित वर्ग जो था बहुत डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार करता था। वो कहता था आपको समाज में वापस एक्सेप्ट होना है तो आप ये पूजा, ये कर्म कांड कीजिए, और उस कर्म कांड में उनके सारे पैसे चले जाते थे जो कमाए हुए थे। और जो आर्थिक स्थिति की ये होता था कि अगर वो एक बड़े परिवार को बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे 6, 7, 8 भाई थे,
तो उनको अच्छा ही लगता था कि चलो एक भाई चला गया, अब उनके पास ज़्यादा भूमि है खेती करने के लिए, बंटवारा नहीं हो पाया। अब वो बच्चे जब लड़का वापस आ जाता था तो उनको पसंद नहीं आता था। अच्छा, ये भी व्यक्ति जो एक समाज में, बिल्कुल अलग समाज में इतने सालों से रह चुका होता था, वो भी शायद भारतीय परिवेश में अपने आप को एक एडजस्टमेंट, सामंजस्य नहीं बैठा पाता था। तो बहुत से लोग उस स्थिति में भी वापस चले गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि करीब 2/3 भारतीय वहीं रुक गए। अब ये भारतीय गए हैं, ये क्या हैं? ये मनुष्य हैं, संवेदनशील हैं। तो ये ऐसा तो नहीं कर सकते कि जो उनके सामने कल्चर है ये उसमें मिल जाएंगे, नहीं। वो अपने भारत की याद मेंटेन रखते हैं। और ये याद वो कैसे मेंटेन रख सकते हैं? वो अपने खाने के, वेशभूषा के द्वारा, अपनी डिफरेंट फेस्टिवल्स के द्वारा मेंटेन रख सकते हैं। उस एक इनको एडवांटेज ये भी था कि जिन उपनिवेशों में ये भेजे गए वो ट्रॉपिकल थे, यानी क्लाइमेट भारत से मिलते जुलते थे। तो उसमें एक उनको एडवांटेज था कि अगर कोई वापस आया तो यहाँ से आम की गुठली लेता चला गया, तो कहीं नीम का पेड़ लेता चला गया। मतलब आप समझिए ये कितने प्रयासों से ये सब हुआ होगा। तो उन्होंने वहाँ पे जो ये सर ने भी मुझे बताया है और भी कई लोगों ने बताया है कि ट्रिनिडाड में कई जगह ऐसी हैं जिसमें आपको वो उत्तर भारत के हमारे ग्रामीण हैं इलाके हैं या ट्रिनिडाड के ग्रामीण इलाके हैं, आप फ़र्क नहीं कर पाएंगे। वो इतने अच्छे से उन्होंने वहाँ भारतीय एक पूरा वातावरण वहाँ क्रिएट किया, विकसित किया है। और तो उसी दिशा में जो एक प्रयास है कि हम अपने फेस्टिवल्स, हम अपने त्योहारों को मेंटेन रखें। और उन त्योहारों में एक कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा हो सकता है? वो है हमारी रामलीला। राम क्यों इम्पोर्टेंट है? राम स्वयं 14 वर्ष के वनवास पे गए थे। इन गिरमितियों को एक बहुत बड़ा संतोष होता था कि शायद हमारी भी स्थिति राम जैसी है। राम कठिन परिस्थितियों में फंसे, राम ने राक्षसों का सामना किया। हम भी तो एक सिस्टम है जो कि राक्षस से कम नहीं है, जो हमारा इतना ज़्यादा शोषण करता है, हमारी महिलाओं का शोषण करता है। महिलाओं की तो खैर इतनी दयनीय स्थिति थी कि उस पे तो शायद हमें अलग से ही चर्चा करनी पड़ेगी। दैट मेरिट्स different discussion, altogether different discussion, and it is a very long discussion. वहाँ की महिलाओं की स्थिति के बारे में जब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि कैसे वहाँ पे महिलाएं वहाँ सरवाइव की। तो उस पर फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन सांस्कृतिक यात्रा जो है, हाँ, सांस्कृतिक, उस पर हम बात करेंगे। हाँ, उसी पे हम कंसंट्रेट करते हुए, तो ये उनको था कि राम एक उनका बहुत बड़ा संबल था कि वो कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हैं। दिन भर के कठोर श्रम के बाद जब ये लोग इकट्ठा होते थे तो रामायण के गीत गाते थे, भजन गाते थे, और उससे उनको संबल मिलता था कि जैसे ईश्वर राम के दिन बदल गए, आगे जाके हमारे भी दिन बदलेंगे। बिल्कुल। और आज हम सत्यनारायण बलकार सिंह जी को इसलिए आज स्टूडियो में हमारे बीच में हैं, वो रामलीला का एक सेतु हैं, क्योंकि ट्रिनिडाद में जो रामलीला होती है उस पर आपने एक रचना रची है और ये प्रकाशित हुई है वाणी प्रकाशन से, और अब हम सबके बीच में हैं। आपको बहुत बहुत बधाई कि इस रामलीला इन ट्रिनिडाड, तो आप देख सकते हैं इसका कवर भी, और इसमें बहुत सुंदर जैसी रामलीला हमारे यहाँ होती है, कुछ जो उनके जो स्वरूप हैं उनमें वहाँ की संस्कृति भी समाहित हो गई। तो मिला जुला एक सांस्कृतिक परिवेश हमें देखने को मिलता है। बहुत सुंदर पुस्तक, इसमें बहुत कुछ कविताओं के ज़रिए और रामलीला के अलग अभिन्न अंग। तो मैं चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि हिंदी में हमारे श्रोताओं तक पहुँचाएं कि इसमें क्या कुछ समाहित किया आपने इस खूबसूरत पुस्तक में। I'm afraid, thanks, but I would not be able to speak much in Hindi. कोशिश करने वाला बिहार नहीं होती। Right? Ramlila came, it's important to understand that Indians didn't come as the first set of people as indentured people. When slavery ended, the Europeans brought indentured people from Europe under contract. They didn't survive. And then they brought Chinese, and the Chinese didn't, it wasn't a feasible proposition, and it's only then they turned to India. Right? And India was already a British colony, so it was transferring, labor from one state to another, one place to another. So it was easy for them. Very easy at that time. And
It was 5 years. So that they would come work, go back, and as Achanaji has indicated, some came back. But when they came to India, the whole economics and social structure had changed. They didn't want to stay in India. So they came back to Trinidad, and there are a number of instances of people who turned back, paid their money, and came back to Trinidad or the Caribbean. But a very interesting thing about it is that when they came first, there was not much mixture between the Africans who were now free and the Indians. The Indians lived in their own little villages, in their own estates. So they practiced what they knew. The British had already created problem, the colonials, saying that these people have come to take your jobs, right? And therefore the Africans who are now free did not want to associate. So it allowed the Indians to do their own rituals, their own festivals, and their own environment. And many years after, 2 decades after, the British government, Gordon, decided, instead of sending you back to India after your 5-year period is over, we'll give you land instead. We would take the money that we have to send you back to India with and give you land. So because of that, Indians started taking the money and buying lands and building their own villages. So you had Faizabad, and you had Felicity, and you had many Indian names. They are established in They established, right? You had the whole Golconda region in Trinidad. Yes, the Golconda region. And they were not only doing sugarcane, they were doing cocoa, coffee, coconuts, these big plantations, right? And they were practicing. So there is information that since 1880, the first Ramlila began in Trinidad. 1980 में. Yes. तो साथियों, आपको जो बातें समझ में आ रही हैं वो ये कि जो परंपराएं हैं उनके साथ में यहाँ के जो रीति रिवाज हैं और जो उनके जो भारतीय जगहें हैं, जैसे गोलकोंडा है, वो गोलकोंडा फोर्ट जो है वो बहुत मशहूर है हैदराबाद में, और उसको उन्होंने स्मृति के स्वरूप में फैज़ाबाद यानी अयोध्या, भगवान राम की वो जन्मभूमि, जिस भगवान राम ने उनको अपने कष्टों से निकलने की प्रेरणा दी, उनकी यात्रा के ज़रिए, उनके स्मृतियों के ज़रिए, उनकी कहानियों के ज़रिए, रामलीला के ज़रिए वो निकलते रहे अपने कष्टों से। और जैसे भगवान राम 14 वर्ष का वनवास जीत करके अयोध्या लौटे थे, वैसे ही त्रिनाद और अलग अलग जो देश हैं जहाँ गिरमिटिया भेजे गए, उन्होंने 10 वर्षों से ज़्यादा का संघर्ष किया और एक भगवान राम की जीती जागती ज़िंदगी उन्होंने जी। और उनके जो 5 वंश बाद आज हमारे बीच में सत्यनारायण बालकिरण सिंह जी हैं, तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अभी जो पूरा समाज है वो भगवान राम से कितना गहरे से जुड़ा हुआ है। You would find Ram today written. There are people who paint, right? There are people who are doing tattoo, Godna, गोदना, Ram Ram, Sita Ram on the hand. When weddings are taking place, there all these songs are still being sung on Ram and Sita, right? For Phagwa, right? You would have Phagwa songs, right? होली में जो फाग गाया जाता है। Yeah. जनकपुरी पृथ्वी पर आए दशरथ जी की पुत्र कहाए पुत्र. So that is a regular song for Phagwa, Holi in Trinidad, right? And so you have Ram there. We have 7 nights of Ramayana Yagna. रामायण यज्ञ। In many of the areas, there are Pandits. There's a Pandit Parishad. There's Sanatan Dharma Mahasabha organization. And they chant in Sanskrit. They use the Tulsidas Ramcharitmanas. And they have Yagna, right? So you have the birth of Ram, right? Celebrated. And every year during the month of Ashwin,
There's Ram Leela, the story of Ram. Some of these Ram Leela groups, they do it 3 days, 4 days, some 8 days, some 10 days. This one that I have written about, Ram Leela in Felicity, Felicity is very interesting in that when the Indians got the money for it to come back to India, they bought land in this area called Felicity. Felicity. It's a place. It's a place. Felicity means happiness, felicitations. And so it became an Indian area, right? Like an Indian village in UP or Bihar or Faizabad. In similar way. Right? And they started this Ram Leela between 1915, 1918, 1919. So this is 100 years of Ram Leela in Felicity, right? And it is 10 days of Ram Leela. Every day the story, the Pandit comes, they do their arti to begin. They read from various parts of the Ramcharitmanas. He chants in Tulsidas's Ramcharitmanas Avadhi. He translates in English. The music, there's live music going, harmonium, and then there's tasa, dhol. All the battle scenes, all the fight and everything is done with live music. Tasa drums and dhol and nakaras. And so that is done. All the costumes are made in Trinidad. So every year, you have about 35 Ram Leelas. You have about 3 to 4,000 performers in all these Ram Leelas. The audience in Trinidad Ram Leela is between 3 to 400,000. 3-4 lakh. Everybody come. Wow. Right? Maidan ka Ram Leela. Right. But the Ram Leela ground, the Maidan, is not only for Ram Leela. You have the inner circle, which is the performing circle. Then you have the outer circle, which is audience by the barrier. And outside of that, you have the entertainment. Right? So, bhir hai, but it is also like a jhamela. क्योंकि मेला है और रिश्तों का और परंपरा का, भगवान राम की स्मृतियों का मेला जिसमें होते हैं जमेले, लेकिन जो ट्रिनिडाद है उसमें कैसे भगवान राम के साथ और भी हमारी संस्कृतियां कैसे रची बसी हैं, भारत की परंपराएं। और आप हमारे बीच में सत्यनारायण बालकिरण सिंह जी हैं। आपने न केवल कथक सीखा बल्कि कुचिपुड़ी भी, और कथक भी छोटा मोटा नहीं, बहुत ख्याति लब्ध बिरजू महाराज जी आपके गुरु रहे। आपके बारे में जानेंगे और थोड़ी इस यात्रा के बारे में समझेंगे कि अभी कई जो पीढ़ियां हैं, पुश्तें हैं, कई वंश हैं, वो सब आना चाहते हैं भारत की धरती पर, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, 2 पल जीना चाहते हैं अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के साथ। एक छोटी सी अंतराल से बाद फिर लौटते हैं और रेडियो जयघोष पर सुनते हैं सत्यनारायण बालकिरण सिंह जी से उनकी यात्रा और उनकी प्रेरणा कैसे भारत में उनको प्रेरित किया। एक बार फिर स्वागत है आपका रेडियो जयघोष 107.8 FM पर, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित, और कार्यक्रम है विमर्श, और हम बात कर रहे हैं ट्रिनिडाद और भारत के सांस्कृतिक संबंधों की बात, जिसमें आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो सत्यनारायण बालकिरण सिंह जी हैं, जो सीधे ट्रिनिडाद से आज भारत में, और वो भी उत्तर प्रदेश में, उसकी राजधानी लखनऊ में हैं, हमारे स्टूडियो रेडियो जयघोष में। और आज साथ में जो दूसरी हमारी मेहमान हैं डॉक्टर अर्चना तिवारी जी हैं। आपका संवाद हो रहा है, और चूँकि आप पाश्चात्य इतिहास, जो हमारे देश के इतर जो देश हैं उनके इतिहास के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो सत्यनारायण जी, आपने कथक सीखा, ये इन्फ्लुएंस कहाँ से आया कि आप कथक सीखें, आप कुचिपुड़ी में जाएं और 5 साल किसी और देश में रह करके सीखने की? ये लोग बिजनेस के लिए सीखने जाते हैं, मेडिकल के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, लेकिन आप कथक के लिए आए। हाउ? After high school, there was an officer in the Indian High Commission who was sent by ICCR, Professor Adish,
to teach Hindi. And when Professor Adesh came in 1965, and he saw that so many Indians were singing and speaking, but they didn't know, right? It's through memory. He decided to teach. So I left high school and I went to him. I had started to work to become a lawyer, law. And I went to him and I said, I want to learn some music and dance. He said, I don't teach dance, I won't teach dance, but I can teach you some music. But scholarships would be advertised. 1 year after that, scholarship, he said, Satnarayan, you apply. I And you applied. 1 year after I got Selected. an answer from the government of India's ICCR saying, you've got a scholarship. So I said, I am not going to go to India to do anything now. I am doing law. Right? Professor Adesh said, you go to India. You're going to learn from Birju Maharaj. I didn't know who is Birju Maharaj. I'd never heard that name in my life. You're going to learn Kathak. I had never seen Kathak in my life. Right? What the form is. Nothing. And I arrived in India. Right? He said, go for 2 years now. Go and see India first. And I arrived in India in 1971. Little boy, out of high school, starting law. And I went to the class. I was taken to the class. And when I looked and I saw what was happening and Maharaji came into the class, Maharaji didn't speak any English at that time. Right? My eyes, I was flabbergasted. I couldn't believe this is a dance form called Kathak because I didn't know the name Kathak. And that day I decided I am going to be a Kathak dancer. That's how I became a Kathak dancer. वाह, और कथा कहे सो कथक कहावे. हाँ. कथक जो है वो कथा कहने की वो शैली. तो डॉक्टर अर्चना, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा परिवेश है, जो अलग अलग जो गिरमिटिया समाज है, वो इन कथाओं से, हमारी लोक कथाओं से, भगवान राम के अलावा भी रामलीला तो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र में रही ही, और भी हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उससे कितने जुड़े हुए हैं, और ये जो एक्सचेंज हैं भारत के साथ, ये कितने हो रहे हैं और कितने और ज़रूरी हैं. ये सर ने जो आपको बताया कि इस तरीके की स्कॉलरशिप है, आज भी भारत सरकार जो है नो इंडिया प्रोग्राम और इस तरीके के प्रोग्राम्स वो जारी रखते हैं, जिसमें वो इन देशों से एक छोटी उम्र के बच्चे भारत आते हैं, करीब 100-150, और जिनको विभिन्न भारत की सांस्कृतिक जगहों पे या धार्मिक स्थानों पे ले जाया जाता है, वहाँ से परिचय कराया जाता है ताकि वो अपनी जड़ों को जान सकें. क्योंकि वो गए तो उनके फोर फादर्स जो उनके पुराने लोग थे वो सब यहीं से गए हुए थे. और जहाँ तक भारत से जुड़ाव का प्रश्न है, आप ये समझिए कि वो भारत में किस प्रकार से खाना खाया जाता है, भारत के जो क्यूशीन है उसको वो फॉलो करते हैं. ये मैंने ट्रिनिडाड से जुड़े कई लोगों में एक बड़ा असंतोष देखा है कि जब वो भारत आए, खासकर दिवाली के टाइम, और उन्होंने देखा कि हम लोगों ने चाइनीज़ लड़ी लगा रखी है, तो उनको बहुत धक्का लगा. ये आपके बालकरण सिंह सर भी बताएंगे कि वो अभी भी ट्रिनिडाड में वो लोग मिट्टी का ही दिया जलाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे भारत, ये एक प्रतीक है हमारे भारत का, तो हम इसको छोड़ कैसे सकते हैं. मैंने कई भारतीयों को सुना है कि वो शाम को होते ही, हमने भले ही वो परंपरा छोड़ दी हो, लेकिन वो देवी के सामने एक दिया ज़रूर जलाते हैं कि ये शाम का टाइम है. जब होली या और त्यौहार आते हैं तो उसमें वो 5-7 दिन ऐसे मनाते हैं जिसमें वो किसी भी प्रकार का नॉनवेज इत्यादि का ग्रहण नहीं करते हैं. वे व्रत रखते हैं. हम भले ही भारतीय लोग ना रखें, लेकिन वो लोग आज भी इन परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं. That's very important because for Diwali, for Phagwa, strict vegetarian, no alcohol, no meat, right? We are still maintaining that village approach. You go to Delhi, you go to Bombay, it's different, right? And that's when I came back earlier to
do cultural studies to see what is happening with Holi in Vrindavan, Mathura, and how it is happening in Trinidad. And I have written on it. I have written on Ram Leela, how it is changing, how women are now involved, how the economics is taking place, how much of technology is being introduced in Ram Leela in Faizabad, how much technology is being introduced in Ram Leela in Trinidad, what is happening, so that there is change, but deep down the people are still involved. It is an identity issue. आइडेंटिटी एक सांस्कृतिक पहचान है हमारी धरती की, हमारी जड़ों की और हमारे रिश्तों की, और उन सब के लिए उत्तर प्रदेश भी आह्वान कर रहा है इन सभी देशों के तमाम हमारे जो भारतवंशी हैं उन सब को नो योर रूट्स, अपनी जड़ों से जुड़ें। और आपकी जड़ें भी गोरखपुर और कहाँ से जुड़ी हैं ज़रूर बताएं, क्योंकि ये रिश्ते हमारे बड़े पुराने हैं और इन रिश्तों को जीना ही असली जीवन है। और इसमें जीवनता जितनी होगी उतनी ही खुशी, उतना ही आनंद और उतना ही सुख की अनुभूति भी होगी। तो आपको सुख कहाँ कहाँ मिलता है? गोरखपुर गए हैं आप? I have not been to No. Gorakhpur because there was no place to identify Exactly. in Gorakhpur. So what I have done in my research, I have looked at all the areas in India where Indians have come from. They've come from Rajasthan, Jaipur. They've come from Lucknow. They've come from Faizabad. They have come from Bihar. They've come from Chhapra. So I have gone to those places You visited. and compared, right? So that they can identify again that this is the area that we came from. This is what is happening in Trinidad now, and that is what is happening in those areas. So it is not like you just doing research, but you identifying. Plus, I have gone back there to feel the energy of those places. And what makes the people remain as they are. The energy. And this is not only culture, but this is physics, this is metaphysics, this is science, right? We don't associate science with artistry. We don't associate Kathak with science. Tomorrow I would explain, show how I am using mathematics, geometry, and arithmetic to teach Kathak. To learn such subjects. Yes. I'm using mathematics to teach it. And that is what is important. Not only taking it as an art form, but looking at the scientific aspect of it. So the art, the classical art, is such a high science, it becomes an art. Exactly. और कला का अपना विज्ञान है और विज्ञान भी एक कला है, क्योंकि इन सब के साथ में घुलना मिलना और तब किसी भी तत्व को ठीक से अनुभूत करना ये ज़रूरी है। और जब ऊर्जा की विज्ञान की बात करते हैं तो वो ऊर्जा का विज्ञान अपने आप में विज्ञान है, और विज्ञान के साथ में हमारे जीवन को संचालित करने की जो शक्ति है, जिसको गॉड पार्टिकल के रूप में पाया गया हिग्स बोसॉन थ्योरी में, अभी भी वो भगवान नहीं मिले, लेकिन ये पार्टिकल हमें लीड कर रहा है बताने के लिए कि ईश्वर की जो शक्ति है उसकी तरफ हम जाएं, तो ज़रूर ये रिश्ते और प्रगाढ़ बनाएं और आने जाने का क्रम और बढ़े। तो डॉक्टर अर्चना, मैं जानना चाहता हूं कि अभी जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं इसमें और कितना एक्सपेंशन किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, ट्रिनिडाद गवर्नमेंट की तरफ से, या अन्य जो देश इस गिरमिटिया समाज से जुड़े हुए हैं, किस किस तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द डायस्पोरा क्या है? इसमें एक ये बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि डायस्पोरा यानी जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, इसमें एक डिस्टिंक्शन करना, एक अंतर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा एक डायस्पोरा अमेरिका में रहता है, यूरोप में रहता है, ये डायस्पोरा और जो हमारा ट्रिनिडाद, फिजी, मॉरिशस में रहता है, इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसके कारण इनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत अलग अलग हैं। जहाँ ये हमारा जो फिजी वगैरह का है, इसको हम पुराना डायस्पोरा भी कह सकते हैं। ये जिस तरीके से अपने जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, वो लगाव हमें नए डायस्पोरा में नहीं दिखाई पड़ता है। शायद ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं,
वो जो भी उनकी वजह हो, या वो दूसरे देशों में ही जा रहे हैं, या वो इकोनॉमिक उनका माइंडसेट अलग हाँ, है माइंडसेट और अलग यहाँ है। कल्चरल है। यहाँ बिल्कुल कल्चरल है। तो एक तो शायद कहीं पीछे एक ये वजह थी कि वो भारत नहीं छोड़ना चाहते थे, आजीविका का मामला था, और मजबूरी में जाना वो पड़ा। एकदम मजबूरी में गए, धोखा दे के लेके गए। तो शायद उनके मन में कहीं था कि नहीं, हमें तो भारत छोड़ना ही नहीं था। तो उनका जो एक लगाव है भारत से, इधर जो बीच में कोरोना की परिस्थिति आई, उसका एक जो अच्छा इफेक्ट रहा कि मुझे एक मौका मिला कि मैं ट्रिनिडाड जैसे सुदूर देश से मैं इंटरनेट के द्वारा जुड़ पाई। तो सर भी उससे जुड़े हुए थे, और गिरमित चर्चा नाम का वहाँ एक प्रोग्राम चलता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि उस प्रोग्राम में जब सब लोग सम्मिलित होते थे, जैसे भारत में हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, हम मिलते हैं, तो आजकल नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम हो गया है। लेकिन वो सब लोग सीताराम In कहते Trinidad, हैं। सीताराम radio station, they begin the Ram Ram, Sita Ram. क्या बात। They don't say namaste. तो रेडियो जयघोष भी अब ट्रिनाद के रेडियो साथ उत्तर प्रदेश का राम जागृति। राम कराएगा, और आपस में ये रिश्तों की बुनियाद, ये रिश्तों की जो खुशबू है, ये और फैले। और आप सबका जो ट्रिनाद और टोबैगो के निवासी हैं, उनको हम आह्वान करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में और आएँ और अपनी जड़ों से वाबस्ता हों, जुड़ें और गहराई तक जाएं, और हम भी इन रिश्तों को और खूबसूरत रंग देने की कोशिश में आगे हम कदम हों, और उत्तर प्रदेश के वासी भी इसी तरह इन देशों की यात्रा भी करें, क्योंकि अमेरिका और जापान जितना खूबसूरत होगा, उससे ज़्यादा खूबसूरत दिल के लोग इन शहरों में, इन देशों में हैं। जो फेलिसिटी की बात आपने की, और एक और जिक्र जो आपने कोरोना की बात की, कोरोना में ये जो It has changed the world. You know, last week, a few days ago, the Parliament of Canada made a proposal to make the month of November Indian month, Hindu month, Diwali in Canada. So they are recognizing that after all the economics, all the commerce, all the business, what do you have remaining? Culture, a value system. And that is what is important, because everything would go, but what do you hold on to? A value system. value system, And family that is what system. India is offering. Exactly. And that is what the Indian diaspora, remember, the Indian diaspora today is more than 40 million people outside. 40 million. 40 million. We must remember the first diaspora after Ashoka's Kalinga Wars, 265 BC. They all went into the Far East. That was the first movement. The second movement were the Banjaras going overland, 1,000 years ago, going right into Europe, into Russia, into Italy, into, right? Purano Manush. पुरानो मनुष्य. Yeah, they were the Banjaras. So they carried it 1,000 years ago. The third migration was indentureship. That's third migration. And the fourth migration is what is taking place today. It is still a girmita because they are still going on contract. They're still going to the Middle East. Right? Indentureship. You call it by another name, is still girmit. And those who are going to America and Europe, they're going on a different kind of contract. They're going on medical contract. They are head of institution. They are head of Silicon Valley. They still go on contract. Contract labor, girmit. So what is the difference? In principle, migration is taking place. And India has to understand, not India as a country, but the people, Indian. that we have people outside there who are supporting. I was telling Archana ji, Brazil, who would think that Brazil, right, has Indians? But Indians went from Goa to Portugal. And from Portugal, they've gone to Brazil. You don't know they're Indians. They're De Souza, Menzies, Da Costa, Costa Bravo, but they are Indians. They are Indians. You just have to connect those dots
and you'll see that identity formation. और एक बड़ा भारत जो पूरी दुनिया के हर हिस्से से अलग अलग अपने दिल के अंदर बसाए हुए भारतीयता और भारतीय परंपराओं का पोषण वो सब जगह है, और हमें उन सबको जोड़ना है, क्योंकि दिलों की बात दूर तक जाए और ये रिश्ते समेट कर हम वापस एक दूसरे के करीब पहुँचें, ये ज़रूरी है। तो चलिए आज इस खुशनुमा शाम और आपसे हमारे साथ में सत्यनारायण बालकरन सिंह जी, डॉक्टर अर्चना तिवारी जी, आप दोनों के साथ हम आपको राम राम कहते हैं और आपको एहतराम करते हैं कि आप यहाँ आए, और हम राम राम जी। राम राम, जय सीताराम। और आप सुनते रहें रेडियो जय घोष 107.8 FM, और हम यूं ही ऐसे रिश्तों की धागे बुनते रहेंगे और एक दूसरे को करीब लाते रहेंगे। राम देखिए, राम। सुनिए और सराहिए। नमस्ते, राम राम, जय श्री मर्यादा पुरुषोत्तमा। जय